नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए ज़िले को लेकर के आप लोगों के बीच हैं। ज़िले का नाम है बागेश्वर ज़िला। आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा बीच में कलर्ड आपको दिख रहा है, ये बागेश्वर ज़िला है। मैं जिसे अंडरलाइन कर पा रहा हूँ। अगर आप देखिए, हर ज़िले की अपनी विशेषता है। अब इसके पूर्व पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं, इसे तो हम लोग अभी देखेंगे। अगर आप लोग बागेश्वर के रहने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ से। देखिए, समुद्र घाट, पिंडर नदी, सरयू नदी, छोटी छोटी नदियाँ जितनी भी हैं, उन नदियों के चलते, उन नदियों का जैसे लहुर गाड़ है, गोमती नदी है, पंगुर नदी है, इन छोटी छोटी नदियों के बीच ये पूरा का पूरा बागेश्वर जनपद आपका है। कितने जिलों से सीमा बना रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी कि बागेश्वर ज़िले का अपना क्या इतिहास है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। और ये बागेश्वर ज़िले का जो मुख्यालय क्षेत्र है, ये मुख्यालय है बागेश्वर ज़िले का, ये केंद्र पर है। यहाँ से सरयू आ रही है और यहाँ से सरयू नदी का नीचे आगमन हो रहा है, और यहाँ से गोमती, सरयू और गोमती के संगम पर आपका ये बागेश्वर जो मुख्य शहर है, वो शहर बसा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम बागेश्वर ज़िले की, और आप लोगों के बीच मैं बागेश्वर ज़िले को लेकर के चल रहा हूँ। इसमें ज़्यादा जानने को बहुत बड़ा इतिहास कुछ है नहीं, बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप लोग इसे पूर्णतः देखेंगे। और इसके नामकरण, जैसे अल्मोड़ा ज़िले के लेकर के हम लोगों ने बात की थी कि अल्मोड़ा ज़िले को की स्थापना को लेकर के बात करी थी थोड़ा सा, तो इसमें स्थापना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सीधे हम नामकरण को लेकर के इसमें फोकस कर रहे हैं। बहुत लंबा ज़िला है नहीं। और आप लोगों से फिर से दरख्वास्त है, जितने लोग जुड़ पा रहे हैं, कम से कम हम अब तो कर ही सकते हैं। अब लाइक शेयर तो नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। वैसे तो कायदे से आप लोगों को उसे शेयर भी करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तब कम से कम थम्स अप कर के हमें मोटिवेट करने की कोशिश तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं, ताकि इसे कंटिन्यू रखा जा सके। बहरहाल, बात करूं मैं आप लोगों के सामने है जनपद बागेश्वर। इसके नामकरण की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि इसको प्रारंभ में वागेश्वर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वाग का ईश्वर। वाग का ईश्वर मतलब कैसे, देखिए, महाराष्ट्र में इसे वागीश्वर तीर्थ के जो है नाम से उल्लिखित किया गया है। और अधिकतर जो मत है हमारे यहाँ, वो मत है इसे व्याघ्रेश्वर, ये कह सकते हैं कि बाघ के ईश्वर के रूप में व्याघ्रेश्वर जो है नाम इसका माना जाता है। और इसी व्याघ्रेश्वर से जो है बागेश्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। दरअसल इसमें महाराष्ट्रखंड में एक कहावत आती है, कहानी आती है कि यहाँ मार्कंडे ऋषि का जो है तप स्थान हुआ करता था। जब सरयू ने यहाँ से आगे बढ़ना चाहा तो ऋषि का आश्रम न बह जाए, इसलिए वो जो है सरयू नदी यहाँ पर रुक गई, ऐसा माना जाता है। और जिसके कारण एक बड़ा तालाब यहाँ पर बन गया। और इससे जब बांध बनने, एक तालाब का स्वरूप या एक बांध का स्वरूप जब बन गया, तो इस बांध के फूटने से भारी अनर्थ की संभावना को देखते हुए जो है पार्वती ने यहाँ गाय का रूप धारण कर लिया, और शिव ने व्याघ्र या बाघ का रूप यहाँ जो है धारण कर लिया। और कहा जाता है कि जो ऋषि मार्कंडे हैं, ऋषि मार्कंडे के तप को, या ये कह लीजिए कि उनको आकर्षित करने के लिए, कि उनको ये चेताने के लिए कि आप जहाँ तप कर रहे हैं वहाँ से ये अनर्थ हो सकता है। सरयू नदी के द्वारा इतना बड़ा बांध बनना या तालाब बन गया है, इसके लिए चेताने के लिए पार्वती गाय के रूप में और शिव बाघ के रूप में जो है उसे मारने के लिए, यानी कि गाय को मारने के लिए जो है एक अभिनय सा, एक नाट्य रूपांतरण करते हैं वो। इससे जो है मार्कंडे ऋषि को तप छोड़ करके गाय को बचाने के लिए आगे जाना पड़ा, दौड़ना पड़ा। और जैसे ही मार्कंडे ऋषि तप से उठते हैं, तभी जो है सरयू आगे बढ़ करके जो है यहाँ से अपना रास्ता बनाना शुरू करती है। और चूंकि भगवान शिव ने यहाँ व्याघ्र या बाघ का रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर पड़ा। ये बात का अपभ्रंश होकर के जो है वर्तमान बागेश्वर पड़ा। ऐसी जो है लोक कथा है, ऐसी लोक मान्यता है। देखिए, दूसरा, बागेश्वर जिला बहुत बड़ा नहीं है, एक ही वीडियो में हम इसे ख़त्म करेंगे। आप लोगों के सामने मैप तो दिख रहा है। देखिए, इस मैप को आप लोग देख लीजिए, और लेफ्ट साइड को लिखा हुआ भी आप लोग देख लेंगे। मैं अल्मोड़ा ज़िले पे ये मैप नहीं डाल पाया था, पर यहाँ आप लोगों के सामने ये मैप है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि इसका मुख्यालय जो है, बागेश्वर जिले का मुख्यालय जो है बागेश्वर में है। इसके पड़ोसी जिले, देश या राज्य कौन कौन से इसमें लगते हैं तो देख ले। इसके पूरब में आप लोग देखिए, ये जो आपका
पूरा का पूरा दिख रहा है ये पिथौरागढ़ है। तो बागेश्वर के पूर्व में पिथौरागढ़ जिला है, पश्चिम में देख लीजिए ये चमोली जिला आप लोगों का दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं, पश्चिम में जो है चमोली जिला है। उत्तर में भी आप लोगों का अगर हम लोग देखें तो उत्तर में भी जो है पिथौरागढ़ चमोली का संयुक्त स्वरूप है, और अधिकतर जो उत्तर का हिस्सा है वहाँ पर जो है पिथौरागढ़ जिला है। अगर बात करें देखिए दक्षिण में, तो नीचे दक्षिण में पूरा का पूरा अल्मोड़ा जिला है। वैसे ही स्पष्ट क्या बोलते हैं आंकड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप सीधी सीधी लाइनें ऐसी खींचेंगे तो आप लोग पाएंगे कि देखिए सीधी लाइनों में आप लोग देखिए आपके उत्तर में पिथौरागढ़ चमोली आएगा, और पश्चिम की बात करें तो चमोली और आप लोग देखिए चमोली और आपका क्या आएगा अल्मोड़ा दोनों ही आएंगे। पर हम एक एक जिले के तौर पर अगर हम लेके हैं तो पिथौरागढ़ आपका पूरब में भी आ रहा है और पिथौरागढ़ उत्तर में भी आ रहा है, और चमोली जो है आपका पश्चिम में है, पूरा का पूरा वेस्टर्न में है, और दक्षिण में जो है अल्मोड़ा जिला है। ये बागेश्वर की असल पहचान देखी मानी जा सकती है या कही जा सकती है, क्षेत्रीय जो इसकी भौगोलिक बसावट है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इससे सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या मात्र कितनी है, 3 है। 3 जिले जो है इससे सीमा बना रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। जनसंख्या 25,9,898 लगभग पूरे राज्य की जनसंख्या का 2.58% जो है बागेश्वर जिले में रहती है। ये पुरुष महिला जनसंख्या पर मैं नहीं जा रहा। हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यहाँ बागेश्वर जिले का जो जनघनत्व है वो 116 है, और जो साक्षरता है 80.01 लगभग है। और बागेश्वर जिले में जो तहसीलें हैं वो है बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ कांडा, काफलीगेर, दुगनाकुरी, यानी कि दुगनाकुरी। टोटल हमारे पास 6 जो है तहसीलें हैं, एक और उप तहसील सामा है। तो टोटल आप लोग देखिए तो 7 ये दोनों ही मिलकर के हो जाएंगे। और विकासखंड की बात करें तो 3 विकासखंड यहाँ हैं, कपकोट, कांडा और गरुड़। उसके अलावा देखिए ये भी 1000 के ऊपर का लिंगानुपात रखता है बागेश्वर जिला। 1090 जो है यहाँ लिंगानुपात है। आने वाला भविष्य थोड़ा यहाँ भी अधर में ही है। 904 जो है यहाँ शिशु लिंगानुपात है। 2011 की गणना के अनुसार बात कर रहे हैं। और यहाँ बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं, और वो 2 विधानसभा सीटें याद रखिएगा, कपकोट और बागेश्वर है। कल मैंने अल्मोड़ा जिला जब पढ़ाया था तो उसमें कपकोट को मैंने इंक्लूड करके अलग से जताने के लिए, अलग से बताने के लिए इसका जो है विवरण भी लिया था आप लोगों के सामने। ठीक है, बात करें अब इसके थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास। जैसे सभी जिलों में आएगा, ये सारी चीज़ें जो आप लोग पढ़ रहे हैं सभी जिलों में आएगा, तो ये फैक्ट वाइज संक्षिप्त इतिहास है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 15 सितंबर 1997 को जो है बागेश्वर एक जिला बना। बागेश्वर जिले को बनाने को लेकर के भी एक लंबा संघर्ष चला है। उस संघर्ष को मैं नीचे थोड़ा सा शॉर्ट में परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। बागेश्वर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, या जो बागेश्वर की पहचान मेरे ख्याल से होनी चाहिए, जिसे कहा जाना चाहिए कि जिससे बागेश्वर जाना जाता है, वो कुली बेगार आंदोलन है, जो 14-15 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर के बागनाथ मंदिर के प्रांगण से शुरू हुआ था। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये कुली बेगार आंदोलन हुआ था, इसी बद्रीदत्त पांडे को जो है कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों ने, बहुत सारे लोग उसमें गलती कर रहे थे। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी चाहिए आमतौर पर। देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया था, पता नहीं कौन सा पेपर था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा, पर क्वेश्चन पूछा था कि कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई। वैसे तो हम कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत बहुत पहले से कह सकते थे, बट उसमें आंसर 1921 ही दिया था। और 1921 क्यों दिया था, कारण बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कुली बेगार के खिलाफ अगर आप विद्रोह देखेंगे तो 1840 में तो चंपावत लोहाघाट में आप लोग सबसे पहला विरोध देखेंगे, और वहां से लगभग शुरुआत हो जाएगी। तो आप हर जगह विरोध का सुर तो देखेंगे। बट ये जो कुली बेगार आंदोलन जिसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया, वो 1 जनवरी 1921 को चामी गांव में जो उस समय के कांग्रेस के कुमाऊं परिषद के जो मेंबरान थे, उन लोगों ने मिलकर के एक सभा का आयोजन जो है यहाँ किया था। और वहीं से आप लोग जान लीजिएगा कि वहीं से जो है कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो 1 जनवरी 1921 को जो सभा हुई, वहीं उसी में ये तय किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन जो कुली बेगार के रजिस्टर हैं उनको बहाएंगे। तो इसलिए 1 जनवरी 1921 की डेट और ये चामी गांव जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को रक्तहीन या रक्त और ईंट विहीन क्रांति की संज्ञा उन्होंने दी थी।
इसके अलावा अंग्रेज लेखक ओस्लो देख लीजिए, ये थोड़ा सा उसमें लिखते हैं। जब अंग्रेज लेखक ओस्लो आए, वैसे तो आप लोग विभिन्न अंग्रेज लेखकों को पढ़ते चले जाइए जो समकालीन केवल क्षेत्र घूमने के लिए यहाँ आए थे, और उन्होंने घूमते हुए बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है उत्तराखंड के, क्योंकि वो चाहते थे एक्सप्लोर करना। आप लोगों को ये भी जानकारी शायद मैंने किसी वीडियो में दी थी कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज शहीद हुए ना, अंग्रेज जो सबसे ज़्यादा मरे कहना चाहिए सीधे तौर पर, तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज मरे वो एक्सप्लोरेशन में मरे, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर ढूंढने खोजने में ज़्यादा लोग मरे। युद्ध में इतने लोग नहीं मरते थे जितना। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिमालय परिवासी हैं, हिमालय के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हिमालय की खोजबीन के लिए भी ये लोग आते रहते थे। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं ओस्लो, जो यहाँ पर आए और उन्होंने लिखा है कि 1871 में सरयू के किनारे की बस्ती और पुलों को जो है सरयू की बाढ़ ने तबाह कर लिया। और इसके अलावा 1913 में जो है यहाँ झूला पुल का निर्माण किया गया था, और 1913 में जो झूला पुल बनाया गया था वो अभी भी जो है सरयू नदी पर काबिज है, चल रहा है, अभी भी प्रयोग में ये लिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए मोहली कपकोट में ऐतिहासिक 7 बीरखम्ब है। बीरखम्ब के बारे में शायद मैंने कल परसों में भी चर्चा करी थी। ये होते क्या है बीरखम्ब, किसी को पता हो अगर तो क्लियर समझ लीजिए। बीरखम्ब मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जो पुराने राजा थे, खासकर कत्यूट का टाइम पीरियड के जो राजा हैं, वो क्या करते थे, अपनी गाथाओं को खम्भों में जो है पत्थर के खम्भे और उन खम्भों में लिख करके जो है, वैसे तो खम्भे लिखने की प्रथा केवल कत्यूरियों की नहीं है। आप लोग देखिए जैसे मैहोली स्तंभ, आप लोग स्तंभ लेख देखते हैं दिल्ली में, या आप लोग अशोक के स्तंभ लेख देखते हैं, तो स्तंभों में लिखना जो पुराने समय में प्रचलन में बहुत ज़्यादा रहा है। तो वैसे ही ये मोहली और कपकोट में 7 बीरखम्ब है, और माना जाता है कि एक ही राजा के द्वारा जो है एक ही रात में जो है इनका, एक राजा के द्वारा जो है एक ही रात में जो है इनका निर्माण करवाया गया था, जो लगभग साके 1316 से लेकर के 1324 के बीच जो है कुछ जो ये बीरखम्ब है उनमें से ये इस ड्यूरेशन के जो है। इसके अलावा देखिए श्री राजा ज्ञानचंद इसमें जो क्या लिखा हुआ है उसकी व्याख्या यहाँ पर थोड़ा सा की गई है, बट आप लोग ना पढ़े तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। श्री राजा ज्ञानचंद शुभम में राम मेहता और द्वितीय में श्री मेहता थेबू की रौत मेहता लेकर आयो अंकित किया गया है, जो आप लोगों के लिए अर्थहीन है। अर्थहीन इसलिए क्योंकि इसमें राजा ज्ञानचंद का विवरण है, यानी कि इसका मतलब है कि इन खंभों में बाद की में चंद टाइम पीरियड के राजाओं ने भी, और चंदों के राजाओं में मुख्य रूप से जो मेहता है, मेहता मतलब क्या होता है, एक तरीके से भंडारी का काम करते हैं लोग, तो मंदिर के मेहता या मंदिर के भंडारी हो सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है बाद में इन खंभों में उत्कीर्ण करवाया जाना ये भी आम है, क्योंकि एक खंभे के ऊपर दूसरे खंभे या एक खंभे के लेख के ऊपर दूसरे लेख का लिखा जाना बहुत ज़्यादा अलग सा नहीं है, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कल्चर में। यानी कि एक की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूसरे को ऊपर दिखाना जो है आम हमारे यहाँ माना जाता है। फिर उसके अलावा देखिए 1925 बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी का जो है आयोजन यहाँ पर किया था। कल या परसों हम लोग इसे पढ़ चुके हैं वैसे, क्योंकि बागेश्वर छोटा जिला है तो यहाँ है भी कुछ ज़्यादा नहीं। देखिए बागेश्वर के प्रमुख तीर्थ स्थान और स्थानों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बागनाथ मंदिर, क्योंकि बागनाथ मंदिर वही व्याघ्रेश्वर मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव ने बाघ का स्वरूप धारण किया था। तो शिव पुराण के अनुसार और मानसखंड के अनुसार आदि काल में भगवान शंकर के प्रिय गण चंडीस ने नीलेश्वर और भीलेश्वर की पहाड़ी पर अनेक देवी देवताओं को बसाया, ऐसा माना जाता है। इसी मंदिर के नाम पर जो है जिले का नामकरण हुआ। समय समय पर इस मंदिर को कत्यूरी राजाओं ने, फिर बाद में जो है चंद राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण का कार्य किया, इसको दान दक्षिणा देने का काम इन्होंने किया है। ये कोई आश्चर्य का मुद्दा नहीं है। देखिए इस मंदिर का निर्माण काल वैसे तो कत्यूर रहा है, वर्तमान स्वरूप जो है लक्ष्मी चंद के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। लक्ष्मी चंद आप लोग जानते हैं, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मण चंद जैसा भी आप लोग जानते हैं, जैसा भी आप लोग इसे कहते हैं, ये जो मंदिर है नागर शैली में। अच्छा, कल या परसों से लगातार एक व्यक्ति, एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, सवाल ये कर रहे थे कि आपने बताया था, मैंने बताया था शायद जागेश्वर मंदिर नागर शैली में, तो किसने बोला कि किसी किताब में जो है जागेश्वर मंदिर केदारनाथ शैली में बना है। तो केदारनाथ कोई शैली नहीं होती, पहली बात तो क्लियर कर लीजिए आप लोग। जिस किताब में भी लिखा है उसने ये कहने की चेष्टा करी है कि केदारनाथ जिस शैली में बना है उसी शैली में जो है ये मंदिर बना हुआ है जागेश्वर का, ये कहने की कोशिश करी होगी, तब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो नागर शैली, वैसे तो पूरे उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया गया है, पर नागर शैली के भी बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। बहुत सारे स्वरूपों में आपका कत्यूर काल में आइएगा। कत्यूर काल में 2 प्रकार की जो है निर्माण की शैली प्रचलन में रही है। तो उनमें से एक शैली आपकी जो सबसे ज्यादा पूरे उत्तराखंड में प्रचलन में रही, नागर शैली का ही स्वरूप भले ही हो, और उसी शैली से उत्तराखंड के लगभग सारे के सारे मंदिरों का स्वरूप बना हुआ है, जिसे अब उत्तराखंडी शैली भी कहते हैं। तो इन जो पुराने जो मंदिर है, विशेष तौर पर जो मंदिर कत्यूर काल के बने होंगे, उन मंदिरों को आप लोग उसी शैली में देखेंगे अक्सर। तो उसे नागर लिखा जा रहा है तो कोई आश्चर्य का मुद्दा नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आते हैं गरुड़ तहसील की बात करें तो बैजनाथ, वर्तमान बैजनाथ कत्यूरी शासकों ने जो है लगभग 1050 के आसपास यहाँ निर्मित एक मंदिरों का समूह है। यहाँ पर बैजनाथ में गोमती और गरुड़ गंगा का संगम है। अगर पूछा जाता है कि बैजनाथ जो है, बैजनाथ पर किन नदियों का संगम होता है, तो याद रखिएगा गोमती और गरुड़ गंगा का संगम होता है। यहाँ 26 मंदिरों का समूह है जो है बैजनाथ में। बैजनाथ के निकट एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे कोट भ्रामरी का मंदिर कहा जाता है। इससे रिलेटेड भी किसी ने मुझसे सवाल किया है, पता नहीं कौन सवाल कर रहा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, पर इतना मैं बता दूं कि डंगोली एक जगह है जहां पर देवी दुर्गा के भ्रमर अवतार के रूप में जो है पूजा जाता है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी है। और ये भ्रमर अवतार बेसिकली इतना आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो कत्यूरियों की कुल देवी है भगवती भ्रामरी या भगवती नंदा, ये कुल देवी जो है क्या बोलते हैं कत्यूर राजवंश के समय से ही प्रचलन में थी। तो इसे कत्यूरियों ने अपनी कुलदेवी कहा है। इसका मतलब जो भ्रामरी या नंदा है, नंदा के भ्रमर स्वरूप या भौरे के रूप को जो है यहाँ पर इसकी पूजा होती है। इसमें जो कोट भ्रामरी मंदिर है, इसकी स्थापना कब की गई, किसने की, इसका कोई विधान तो यहाँ नहीं है, पर जो कोट भ्रामरी है यहाँ पर वर्तमान में भ्रामरी और साथ में भगवती नंदा दोनों की ही पूजा होती है। और आप लोग इतना क्लियर समझ लीजिएगा कि भ्रामरी की पूजा अलग होती है और नंदा की पूजा अलग होती है, क्योंकि भगवती माँ भ्रामरी देवी की जो पूजा अर्चना होती है उसके लिए एक मेला का आयोजन चैत मास की अष्टमी को होता है, जबकि माँ नंदा की पूजा अर्चना जो होती है वो भाद्र मास की जो है शुक्ल अष्टमी को जो है इसका आयोजन होता है। तो ये एक चैत में होती है पूजा, एक जो है भाद्रपद में होती है, भादों में होती है। तो ये दोनों के दोनों अगर आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा माँ भ्रामरी और माँ भगवती नंदा दोनों की अलग अलग स्वरूप में एक ही मंदिर में पूजा जो है की जाती है। पुराना नाम अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो यहाँ नंदा देवी की प्रतिमा जो लगाई गई है वो पहले इससे करीब आधा किलोमीटर दूर झालीमाली जो नामक गांव है वहाँ जो है इसे स्टेब्लिश, वहाँ जो है ये मूर्ति थी। बाद में जाकर के लगभग आज से 100-150 साल पहले करीब इस मंदिर में जो है उस मूर्ति को स्थापित किया गया। और भ्रामरी मंदिर अब जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि भ्रामरी मंदिर की बात करें तो साहित्यकार जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके द्वारा रचित जो ध्रुव स्वामिनी हैं उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का जो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ इस क्षेत्र में रुकने का विवरण भी जो है कोट भ्रामरी के संबंध में मिलता है। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त के द्वारा एक नाग कन्या से विवाह करने का विवरण और उत्तराखंड में नाग जाति का होना, बहुत सारी चीज़ों का विवरण जो है समकालीन साहित्यों में हमें देखने को मिलता है। तो उनमें से जो जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी है उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि माता कोट भ्रामरी के मंदिर के परिसर से जो है क्या बोलते हैं इसके आसपास जो है चंद्रगुप्त का कभी अपना सेना की टुकड़ी के साथ यहाँ डेरा लगाया था, इस बात का विवरण। हालांकि चलिए ये तो एक नाटक है, अब नाटक में भी वही सच तो आएगा, क्योंकि सारे के सारे लेखक इतने तो एक्सपर्ट थे नहीं कि इतनी दूर दूर तक घूम करके उन चीज़ों को लिखा जाता ना। खैर गागरीगोल अगला गरुड़ में ही है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1992-93 में खंडित सौगार प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है गागरीगोल प्रसिद्ध है। फिर आता है तेलीहाट, कत्यूर वंश के प्राचीन और प्रमुख गांवों में से शुमार तेलीहाट जो मंदिर भवनों मूर्तियों नौलों के लिए किए गए शिल्पों के लिए जाना जाता है। पूरा का पूरा जो गरुड़ घाटी है, गरुड़ नदी की जो वैली है, ये पूरी की पूरी वैसे तो ऐतिहासिक संदर्भों से भरी पड़ी है। यहाँ न जाने खुदाई हो तो क्या क्या और हासिल हो जाए। ऐसे इन्हीं में से एक देखिए बद्रीनाथ मंदिर समूह है, गढ़सेर के बद्रीनाथ बोला जाता है। 14वीं शताब्दी में निर्मित यहाँ बद्रीनाथ का मंदिर समूह है, जहाँ चतुर्भुजी विष्णु की मुख्य प्रतिमा लगी है। इस मंदिर में वैसे 2 ताम्रपत्र हैं और मंदिर के बाहरी 2 अभिलेख भी अंकित है, जिन अभिलेखों की शायद मैंने एक बार कभी चर्चा यहाँ पर करी थी या नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर मैंने कहीं ना कहीं तो ये चर्चा करी है उन अभिलेखों की, क्योंकि
कुमाऊनी भाषा के लेख करके डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान जी की एक पुस्तक है। उस पुस्तक का जो फ्रंट कवर पेज है उसमें जो है गढ़सेर मंदिर से प्राप्त 2 अभिलेखों की ही फोटो सबसे फ्रंट पे छपी हुई है। खैर, नेक्स्ट है आपका कपकोट तहसील। खीर गंगा और सरयू के तट पर जो है कपकोट बसा हुआ है। यहाँ खांडेश्वर बाबा मंदिर है जिसे बदेश्वर मंदिर कहा जाता है। यहाँ नौलिंग देव मंदिर है, सनगाड़ कपकोट में है। ये मूल नारायण के पुत्र के रूप में जो है नौलिंग देव पूजे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ कासिल देव मंदिर कपकोट में है। निकट ही बाण देवता और उसकी माता भगवती का मंदिर जो है कपकोट में है। यहाँ जिलम झरना याद रखिएगा, गोगिना गांव से दर्शनीय प्राकृतिक सौंदर्य हेतु जाना जाता है। और ये जो है क्योंकि जो जिलम झरना है ये बाद में जाकर के नीचे रामगंगा में शामिल हो जाता है। इसके अलावा कांडा तहसील, यहाँ माता कालिका का प्राचीन मंदिर है। शिव मंदिर शब्द इसलिए आ गया क्योंकि कालिका का पूजन भी होता है और कालिका जहाँ पूजी जा रही हो वहाँ शिव का मंदिर जरूर होना चाहिए, जिसकी स्थापना माना जाता है कि जो कालिका माँ का मंदिर है इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। वैसे तो जितना हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है ना, तो वहाँ जो पुजारी ब्राह्मण्स होते हैं वो आमतौर पर कहते हैं कि शंकराचार्य ने इसे स्टेबल किया था। अब उनके ऐतिहासिकता कितनी है पर लोक मान्यता तो उतनी ही है जितनी लोग जो है वहाँ जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो 1947 में मंदिर का निर्माण जो है स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और फिर बाद में 1998 में जो है वर्तमान स्वरूप जो है मंदिर का दिया गया। इसके अलावा मेहरुड़ी कस्तूरा मृग अनुसंधान केंद्र, मेहरुड़ी के संबंध में कहा जाता है कि मेहरुड़ी जो है वो भगवान केदारनाथ को चढ़ाया हुआ क्षेत्र है। और मेहरुड़ी ये जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है। वैसे मेहरुड़ी जो शब्द है, मेहरुड़ी अगर नाम सुन रहे हैं तो मेहरुड़ी नाम एक जगह पर नहीं सुनेंगे आप लोग, क्योंकि कुमाऊनी में एक कहावत है जोड़ी जोड़ी मेहरुड़ी, मतलब कि जोड़ जोड़ कर मेहरुड़ी बनाया जाना। तो जोड़ी जोड़ी मेहरुड़ी वैसे तो ये जो है नैनीताल जिले में है। जोड़ी जोड़ी मेहरुड़ी का जो किस्सा चलता है वो नैनीताल जिले का चलता है, क्योंकि भगवान केदारनाथ को वो मेहरुड़ी परगना, मतलब यहाँ के गाँव वहाँ के गाँव मिला करके मेहरुड़ी परगना बनाया गया और उस परगने को बना करके जो है भगवान केदारनाथ को चढ़ाया गया है कुमाऊं के वो गांव। और ये मेहरुड़ी जो है आपका कांडा तहसील में पिथौरागढ़ की सीमा पर है। अगर आप पिथौरागढ़ से भी जाते हैं तब भी मेहरुड़ी कस्तूरा मृग अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा और कांडा से जाएंगे तब भी, क्योंकि ये बीच में आपका पड़ता है, बिल्कुल सीमा बनाता हुआ ये क्षेत्र है। नेक्स्ट है कौसानी, इसका पुराना नाम जो है बलना था। यह पिन्नाक की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पिनाकेश्वर मंदिर है और शिव के धनुष से याद रखिएगा उसका नाम पिनाक है। तो इसी के नाम पर भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है क्या बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर का नाम भी रखा है। पिनाक जो है पिनाकार रॉकेट लॉन्चर है ना, इसी के नाम पर, शिव के धनुष के नाम पर ही है। तो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर भी है जिसके बारे में कल परसों मैंने चर्चा करी थी, थोड़ा सा याद होगा आप लोगों को कि वहाँ करीब 4 या 5 ताम्रपत्र हैं, जिनमें से एक की महत्ता बताया था कि बाज बहादुर चंद की पत्नी का भी विवरण उसमें मिलता है, उसके द्वारा दान किए जाने का विवरण मिलता है। 1929 में यहाँ महात्मा गांधी आए थे। सुमित्रानंदन गांव का पैतृक गांव जो है पंथ वीथिका वो इसी जगह कौसानी में ही है। यहाँ अनासक्ति आश्रम, लक्ष्मी आश्रम, पंत संग्रहालय महत्वपूर्ण है। अनासक्ति आश्रम की बात करें तो क्योंकि 1929 में महात्मा गांधी यहाँ ठहरे थे और गांधी जी ने यहाँ अनासक्ति योग टीका नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना की थी और गांधी जी यहाँ 12 दिन ठहरे थे और अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इसलिए जो है अनासक्ति आश्रम की महत्ता है। और भारत का स्विट्जरलैंड जो है किसने कहा, कौन सी पत्रिका में कहा, ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर है लक्ष्मी आश्रम। 1948 सरला बहन ने इसकी स्थापना की थी। सरला बहन का मूल नाम जो है कैथरीन हाइलामाइन था, वो गांधी जी की शिष्या थी। केवल मैंने इसे इतना ही रखा है। इसी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई आप लोगों को याद होगा बसंती देवी। वैसे तो बसंती सामंत मूल रूप से पिथौरागढ़ की हैं। बसंती देवी को इस साल 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई हैं वो भी। नेक्स्ट है पंत संग्रहालय, सुमित्रानंद पंत को समर्पित। उनके जो डेली लाइफ की चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को प्लस उनके सामानों को, कविताओं को, जो भी पत्र थे उनको और सारी चीज़ों को मिला करके जो है इसका निर्माण जो है उनके अधिवास क्षेत्र पंत वीथिका में जो है किया गया है। कौसानी में जो है चाय का बागान है। यहाँ ये याद रखिएगा गिरियाज चाय का उत्पादन होता है। इसकी ब्रांडिंग है गिरियाज नाम से जो है चाय के ब्रांड नाम है। तो गिरियाज चाय का उत्पादन कहाँ होता है तो कौसानी में होता है।
कौसानी के निकट ही जो है रुद्रधारी जलप्रपात और रुद्रधारी गुफा है, ये दोनों के दोनों मोस्ट फेमस है। सड़क के किनारे ही, बहुत दूर नहीं है, तो जो है लोग पर्यटक यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। रुद्रधारी जलप्रपात और रुद्रधारी गुफा, वैसे ये सीमा के लिहाज से अल्मोड़ा ज़िले में जो है आते हैं, पर चूँकि कौसानी के निकट ही है। जैसे मसूरी की बात करें तो मसूरी आधा जो है देहरादून, आधा आपका टिहरी, ऐसे ही कौसानी आधा अल्मोड़ा और आधा जो है बागेश्वर में बटा हुआ है। फिर आता है ट्रेल पास दर्रे की बात करें तो दानपुर निवासी मलक सिंह बूढ़ा के द्वारा जो है, उन्हीं के सहयोग से कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में जो है ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी। और फिर चिरपत कोट चोटी पर जो है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। शिखर मंदिर, शिखर पर्वत पर मूल नारायण को समर्पित जो है मंदिर है। कई ऐतिहासिक गाथाओं और चमत्कारों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। 1981-82 में स्थानीय लोगों ने इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। फिर है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली गांव में काली मठ के समान ही इसको जो है मान्यता देने वाली जो है शक्तिपीठ है। जैसे काली मठ की मान्यता है, वैसे ही इस भद्रकाली मंदिर की भी मान्यता है। फिर है मोहोली का शिलालेख। सनेती और किरोली गांव के मध्य जो है ये शिलालेख है, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध जो है शिलालेख माना जाता है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट नाकुरी क्षेत्र आता है, और यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, अभी क्लियर करते हैं। देखिए, नाकुरी की बात करें तो फेणीनाग पर्वत, शिखर पर्वत और हरिनाग पर्वतों के बीच स्थित है का जो नाग क्षेत्र, नाग के फन के आकार का क्षेत्र है, जिसके कारण ही इसे नाकुरी कहा जाता है। देखा जाए तो जो है बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर से लेकर के पिथौरागढ़ तक जो है यहाँ पूरे के पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ नाग मंदिरों का एक क्रम बनता है, और पिथौरागढ़ जिले से जो है बागेश्वर तक जो है ये नाग मंदिरों का जो क्या बोलते हैं क्रम है उसे देखा जाए तो यहाँ काली नाग, पिंगई नाग, ये बेरी नाग, बासुगी नाग, धौली नाग, फेणी नाग, हरी नाग, ये अगर आप लोग देखें तो सप्तनाग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है बनता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। और यहाँ नागों का मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उत्तराखंड में पीएचडी करने का एक अच्छा या रिसर्च करने का एक अच्छा हिस्सा है क्या बोलते हैं नाग जाति, और नाग जाति का ऐतिहासिक संदर्भों में भी गाथा है। आप गोपेश्वर त्रिशूल लेख में आप नाग जाति का वर्णन सुनते हैं। नाग का मतलब, नाग कहती है आप लोगों के जहन में सांप दौड़ने लग जाते हैं, बट आप ये गलत फहमी में है कि नाग का मतलब नाग ही नहीं है, बल्कि नाग का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि वो एक जाति है, एक जाति सूचक शब्द है एक तरीके का। तो ये नाग वंश जो है उस वंश का यहाँ अधिपत्य, बेशक वो नाग की पूजा करते होंगे, इस बात से कोई वो नहीं है पर ये एक जाति सूचक शब्द समझ लीजिए, ठीक है। बागेश्वर जिले की प्रमुख जो गुफाएं हैं उनमें देखिए जोगीवाड़ी शिव गुफा कांडा में, ब्यास गुफा बनार कपकोट में, भद्रकाली गुफा कांडा में, छुकोरी डाना लघु उडियार जो छोटा उडियार है, फिर है गौरी उडियार। 5 गुफाएं करीब जो है बागेश्वर जिले में है जो महत्वपूर्ण है। फिर बागेश्वर जिले के प्रमुख जो ग्लेशियर हैं उनको देख लीजिए, हीरामणि ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, शंभू ग्लेशियर। शंभू एक ग्लेशियर भी है, और पिंडारी आकार में गंगोत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बागेश्वर जिले की प्रमुख झीलें देख लीजिए, सूरज कुंड, अग्निकुंड, छीड़ गंगा कुंड जो कफोली गांव में है, सुकुंडा ताल पोथिंग गांव कपकोट में है। भीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया ऐसी मान्यता जो है। तप्त कुंड जो सलिंग में है, देवी कुंड सुंदरढूंगा ग्लेशियर के निकट है, और बैजनाथ झील के संबंध में अगर आप वहां पे बोर्ड लगा देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील। तो ये हो सकता है पता नहीं इससे पहले कोई कृत्रिम झील न बनाई गई हो, पर बनाई तो गई है बहुत सारी। तो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम कृत्रिम झील लिखा गया है उसमें, ऐसा मैं देख रहा था उसमें लिखा हुआ है। बहरहाल जो भी है, बैजनाथ झील जो है गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर ही बनाया गया है। उसके बाद जिले की प्रमुख नदियों में सरयू नदी आ जाती है, जो कि सरजू मूल से या सरमूल से निकलकर पंचेश्वर तक का सफर तय करती है और काली में समा जाती है। और इस सरयू नदी में झुनी, सुसर, खाती घाट, इस नदी घाटी में जो है प्रमुख क्षेत्र आते हैं, गांव आते हैं। खाती गांव जो है वो मुख्य या खाती गांव जो है इस घाटी का सबसे अंतिम गांव है वैसे देखा जाए। बागेश्वर से गोमती के बागेश्वर में जो है ये गोमती से संगम बनाती है। ये आप लोग नदियों वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे यहाँ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्षेत्रीय नाम कुछ जुड़ जा रहे हैं, जैसे देखिए भद्रागाड़, घाटगाड़, जालोरगाड़, भूरगाड़, अलगनंदी, सानीयांग गाड़, पनार, पुंगर, लाहौर, कल्यूर, कुलूर, ये सारी की सारी जो है सरयू की क्षेत्रीय सहयोगी नदियाँ हैं। ठीक, उसके बाद रामेश्वरम,
जिसे घाट के नाम से जाना जाता है। में पूर्वी रामगंगा में इसका संगम होता है। रामचरितमानस में इसे मानस नंदिनी के नाम से जाना गया है रामगंगा को। मिलिंद पन्नों में जो है सरयू को सरभू के नाम से जो है पुकारा गया है, सरभू लिखा गया है बेसिकली। नेक्स्ट है गोमती नदी, भदकोट के समीप वेणु पर्वत से निकलती है। बागेश्वर में जो है सरयू में शामिल हो जाती है। कत्यूर घाटी में जो गरुड़ नदी है उस पे बसती है या शामिल होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक गरुड़ घाटी और कत्यूर घाटी जो है गोमती नदी के ही तट पर हैं। इसमें बैजनाथ बैराज का निर्माण किया गया है। बैजनाथ में ही जो है गरुड़ में मिलती है, वो बात तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी। पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा में शामिल हो जाती है। इसका विवरण आप लोग पहले पढ़ चुके हैं भूगोल वाले चैप्टर में, वहाँ जाकर के इसे ज़्यादा देखें। फिर बेलंगाड़ है, पोथिंग गांव से निकलती है और पोथिंग गांव में ही भिटाव झील या भिटाव झरना जो है यहाँ बेलंगाड़ में है। फिर आता है आपका उत्तरायणी मेला, क्या बोलते हैं, बागेश्वर की महत्वपूर्ण पहचान। और आप लोग जानते हैं, जहां अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं 15 जनवरी 1921 को जो घटना घटित हुई थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में भी आप पढ़ चुके हैं, ऊपर भी मैं इसका चर्चा कर चुका हूं, तो इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि इसी जगह पर अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो रेमजे ने जो है यहीं पर 40 कैदियों से जो है क्षमादान की शर्त पर जो है काम लिया था। और इसके अलावा जैसे जैसे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा वैसे वैसे कुली बेगार बढ़ा, और 14-15 जनवरी को जो है यहाँ पर सरयू बगड़ में जो है कुली बेगार के रजिस्टरों को डुबाया गया, बहाया गया, ये आप लोग जानते हैं। मैं इस पर ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं चल रहा हूं कोट की माई का मेला। कोट भ्रामरी में आयोजित होने वाला मेला है। इसके संबंध में ऊपर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर चुके हैं। माना जाता है कि गढ़वाल यात्रा पर आए जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है कत्यूरियों के यहाँ अतिथि बनाए गए थे, और बैजनाथ मंदिर जो शिला थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जो है जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। और यहीं कोट की माई का मेला, जिसे आज रणचूला के नाम से जाना जाता है, एक उस समय का रणचूला कोट है पुराना, और ये कोट का माई का मेला कोट भ्रामरी मंदिर में ही आयोजित होता है। फिर है जिले के प्रमुख व्यक्तियों में ज़्यादा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण नाम मोहन सिंह मेहता, आज़ादी के सिपाही, 1897 वजुला गांव गरुड़ में पैदा हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन में जो है डंगोली गरुड़ में एक क्लब की इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा 1919 कत्यूर क्षेत्र में जो अवैध कुप्रथा चल रही थी, जिसमें पटवारी द्वारा फसल कटाई पर अनाज वसूला जाता था, उसे ख़त्म करवाया। इसके अलावा 1933 में ग्राम सुधार समिति बनाई। उसके अलावा 1938 में बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र, 1940 में शिशु पालन केंद्र समिति का जो है इन्होंने गठन करवाया। और ये वो शख्स हैं जो याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने के लिए जाने जाते हैं। प्रथम व्यक्ति जो जेल गए थे वो मोहन सिंह मेहता जी ही थे, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा जाना भी जाता है। नेक्स्ट नाम है महेश चंद्र या महेशानंद, मूर्तिकार हैं। 1941 खाकर गांव बागेश्वर में पैदा हुए। ऐतिहासिक पत्थरों की मूर्तियां ये इन्होंने जो है मैसूर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और गोवा के संग्रहालयों का जीर्णोद्धार का कार्य भी महेश चंद्र या महेशानंद के द्वारा ही किया गया। इन्होंने अपने ही गांव में निःशुल्क मूर्ति कला का स्कूल चलाकर बालिकाओं को ये प्रशिक्षण दे रहे थे। अब तो शायद जीवित हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, पर इनके द्वारा जो काम मूर्ति कला को लेकर किया गया है वो अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। इसलिए महेश चंद्र या महेशानंद जी को जरूर आप लोग जानिएगा। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की सुरभि नामक दूरदर्शन के प्रोग्राम में इनके द्वारा जो है हस्तशिल्प की प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई थी दूरदर्शन में, याद रखिएगा महेश चंद्र का नाम। फिर आपका आता है त्रिलोक सिंह पपोला, अर्थशास्त्री है। 30 अगस्त 1941 को पपोली गांव में पैदा हुए। 84 से 95 तक योजना आयोग के परामर्शी रहे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। त्रिलोक सिंह पपोला जी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर ललित मोहन पंत, डॉक्टर भी है, लेखक भी है, अभिनेता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ग्राम खंतोली बागेश्वर में इनका जन्म हुआ। सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन कराने हेतु राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका। इसके अलावा चैंपियन, सिस्कियाँ जैसे कार्यक्रमों में इन्होंने एक्टिंग करी है। ओमकारेश्वर से नर्मदा नदी तक लगातार 12 घंटे तक तैरने का जो है इनका ये अलग अपना कीर्तिमान है। फिर आपका आता है दिवाकर भट्ट। 1963 में जन्मे। मूल गाँव जो था पाटाडुंगरी था। 1984 से साहित्यिक पत्रिका आधारशिला का जो है इन्होंने संपादन का कार्य शुरू किया और तब से ये कार्य कर रहे हैं।
साहित्य मनीषी साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंबेडकर सेवा सम्मान, बद्रीदत्त पांडे सम्मान और सृजन श्री सम्मान से दिवाकर भट्ट जो है सम्मानित हो चुके। फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी, साहित्यकार, सब लोग जानते हैं। 20 मई 1900 कौसानी में जन्मे। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ। 1961 में पद्म भूषण से जो है अलंकृत किए गए। और बचपन का नाम इनका गोसाई पंत था। 1916 में अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नामक रचना इनकी सबसे पहली रचना थी। 1922 में इनकी प्रथम कविता संग्रह उच्छ्वास प्रकाशित हुई। रूपाभ नामक पत्रिका एक पत्र जो है इनका प्रकाशन में आया। 65 में लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 यहाँ पर जिक्र है, इसे 69 कर लीजिएगा आप लोग, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। 1969 में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, लोकायतन, कला व बूढ़ा चांद इनकी कालजयी रचनाएं हैं। फिर है अगला नाम हयात सिंह खेतवाल, गोताखोर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक जो है इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। बेस्ट गोताखोर ये रह चुके हैं। और FINA के इंटरनेशनल रेफरी बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति भी ये हैं। फिर आता है नाम बिस्नी देवी साह का, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, आप लोग जानते हैं इन्हें। 12 अक्टूबर 1902 को जन्मी। 1974 को इनका निधन हो गया। 1921 से 1930 के बीच कुमाऊं में महिला जागृति का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा इनके द्वारा। 25 मई 1930 को अल्मोड़ा के नगर पालिका में झंडा सत्याग्रह करवाने का काम इनको जाता है। इनके साथ श्रीमती शाह, दुर्गा देवी पंत, रेवती देवी, तुलसी देवी रावत, भक्ति देवी त्रिवेदी, इन सभी लोगों को मिला करके इन्होंने संगठन का निर्माण करवाया। बिस्नी देवी शाह जो है यहाँ मई में गिरफ्तार की गई और दिसंबर 1930 तक इन्हें अल्मोड़ा ही जेल में जो है रखा गया। ये उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला भी रही हैं। इसका भी आप लोग जैसे मोहन सिंह मेहता पढ़ चुके हैं, ऐसे ही आप लोग बिस्नी देवी शाह को भी पढ़ते हैं। इनकी जो पंक्तियाँ थी वो महत्वपूर्ण थी। जेल न समझो बिरादर जेल जाने के लिए, यह कृष्ण का मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। इनकी ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेल न समझो बिरादर जेल जाने के लिए यह कृष्ण का मंदिर है प्रसाद पाने के लिए। फिर देखिए आंदोलनों की सक्रियता के चलते जो है इन्हें 7 जुलाई 1933 को फिर से फतेहगढ़ जेल भेजा गया। 26 जनवरी 1940 को नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में ध्वजारोहण कर व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है इनके द्वारा हिस्सा लिया गया। फिर अगला और अंतिम नाम है श्री गुसाई सिंह दफोटी, समाज सेवी हैं। 6 जून 1954 दफोट गांव में पैदा हुए। 27 सितंबर 2014 को जो है इनका निधन हुआ। बागेश्वर जिले की मांग को लेकर के, जैसे मैं ऊपर कह रहा था, जिले की डिमांड के लिए कार्य हुआ। तो दफोटी जी, गुसाई सिंह दफोटी जी ने ही जो है 1982 में बागेश्वर जिला आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के लिए 2004 में जो है इन्होंने विस्तृत आंदोलन किया। इन्हीं की बदौलत जो है ये कार्य सुचारू करने की बात अब जा करके हो रही है। नेक्स्ट बात करें, देखिए जनपद के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं की, तो बागनाथ 1972 से प्रकाशित होने वाला जिले का पहला समाचार पत्र जो माना जाता है, इसका संपादन यशपाल मेहरा जी के द्वारा किया गया था। फिर है बागेश्वर संवाद, हिमालय के स्वर, सागोत्री, हिमालयन बंधु, हमारा पहाड़, ये बागेश्वर जिले से निकलने वाले समाचार पत्र हैं। बागेश्वर जिले में इतना ही। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए शुक्रिया। कल हम इस पर क्वेश्चंस देखेंगे और अगले दिन फिर अगला जिला। अगर आप लोगों के कमेंट कम आ रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट आप लोग बढ़ाइए, अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि आप लोग जब आप वीडियो देख लेते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करके ये बताया करें कि कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के सुझाव पर ही मैं मैक्सिमम कार्य करता हूँ और जिन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है आप लोग तुरंत उस पर कमेंट भी किया करें। कमेंट मोटिवेशन भी होता है, याद रखिएगा। तो आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।